And first up, it is a tragedy that has shaken the nation. The main accused in the cough syrup controversy, who was arrested in Tamil Nadu, has been brought to Madhya Pradesh. He was tracked down to a relative's house after days on the run and was reportedly planning to flee abroad. Now, investigators say that more arrests are likely to happen as they continue to track the lapses found at the Cold Reef making pharma plant. As questions continue to be raised over the failures in drug regulation, an India Today investigation found Bhopal's mobile drug testing van lying abandoned in an abhorrent condition. It was purchased in 2022 to test drug samples on site, but the drug testing van now sits unused and rusting in Madhya Pradesh's capital. The van is supposed to speed up testing, but India Today's investigation has revealed that sample testing from places like Chhindwara still takes as long as 3 days, and if the van had been in working condition, testing could have been done on time and it could in turn have prevented the tragedy that happened in Chhindwara. Take a look at this report. मध्य प्रदेश में मोबाइल टेस्टिंग लैब खरीदी गई थी ड्रग विभाग की तरफ से, जिनका काम था मौके पे जाकर के दवाइयों की टेस्टिंग की जाए ताकि जो सैंपल कलेक्शन से लेकर के एफडीए लैब तक आने में जो समय लगता है उसे बचाया जा सके। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी किस हाल में खड़ी है राजधानी भोपाल के एफडीए लैब में, हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, साफ तौर पे लिखा हुआ है शब्दों में, ये देखिए आप, ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है। यानी इसका काम है जिस जगह पे नमूने हैं, सैंपल्स हैं, अगर वहाँ पे कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो ये वैन वहाँ जाएगी और वहीं पे उस दवाई का टेस्ट होगा, सैंपल का टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से झाड़ झंकार के बीच में, झाड़ियों के बीच में फिलहाल ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की वैन जंग खा रही है और ये जिस तरीके से सामान अंदर है वो इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि दिखाने के लिए तो ये तमाम चीज़ें खरीद ली गई थी, लेकिन बात जब इसके उपयोग की हुई तो पूरी तरीके से इसमें ड्रग विभाग असफल साबित हुआ है। सवाल ये उठता है कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो फूड ड्रग विभाग है, जो इस तरीके की मोबाइल टेस्टिंग लैब्स खरीदता है दवाइयों की टेस्टिंग के लिए, आखिर वो क्या इस तरीके से झाड़ियों में पड़े पड़े जंग खाने के लिए खरीदी जाती हैं और क्यों समय रहते जिस मकसद से इन वैन्स को खरीदा गया था उसे पूरा नहीं किया गया। क्योंकि अगर इस तरीके की वैन चलित स्थिति में होती तो स्वाभाविक सी बात है सैंपल्स को इतने दूर डाक के जरिए नहीं भेजना होता, ये खुद वहां पहुंचती, सैंपल्स कलेक्ट होते, टेस्ट होता और समय रहते उसकी रिपोर्ट आ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इस तरीके की गाड़ियां इस तरीके से झाड़ियों के बीच में पड़े पड़े जंग खा रही है। मध्य प्रदेश में एफडीए लैब में जो सैंपल्स हैं वो किस तरीके से पहुंचते हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं जो सैंपल्स हैं ये अलग अलग जगहों से आते हैं और ये दवाइयों की सैंपल्स होते हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर सिरप्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए आप देखिए कि सामान्य डाक से जो है, पोस्टल डाक से ये जो सैंपल्स हैं ये पहुंचते हैं और फिर इन्हें डाक विभाग की जो गाड़ी है वो संबंधित पोस्ट ऑफिस से लेकर के जहां ये सैंपल्स रिसीव होते हैं वहां से लेकर के एफडीए की लैब में आती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि ये ग्वालियर से जो सैंपल आया है दवाइयों का, ये 7 अक्टूबर को रवाना हुआ था और ये फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के लिए यहाँ भेजा गया है भोपाल में। 7 अक्टूबर को रवाना हुआ था और आज 10 तारीख है जब ये सैंपल यहाँ पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये एक बड़ी खामी जो बार बार निकल के सामने आती है कि जो टेस्टिंग के लिए नमूने होते हैं वो कई दिनों के बाद टेस्ट लैब में पहुंचते हैं। अब जैसे ये 7 अक्टूबर का सैंपल था दवाइयों का जो पहुंचा, ग्वालियर से निकला है और यहाँ पे पहुंचा है जो टेस्ट लैब है यहाँ पे, वो तकरीबन 3 दिन बाद यहाँ पहुंचा है 10 तारीख को। और जाहिर सी बात है जब उसकी टेस्टिंग होती तो इसमें 1-2 दिन और लगेंगे, कम से कम 2 दिन का समय मान के चला जाए, टेस्टिंग में भी लग जाएगा। तो जो बड़ी वजह है कि टेस्टिंग जो देरी से होती है उसकी एक बड़ी वजह है कि जो लैब्स हैं वो कम हैं, सीमित संख्या में मैन पावर है और जो टेस्टिंग के लिए सैंपल्स पहुंचते हैं वो सामान्य डाक से जब पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 2 से 3 दिन 4 दिन तक का समय लग जाता है, जिससे जो नमूने होते हैं दवाइयों के हों या खाद्य के नमूने हों, खाने पीने के सामान के नमूने हों, उनकी टेस्टिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण समय सैंपल्स को एफडीए लैब तक पहुंचने में और फिर टेस्टिंग में निकल जाता है। And joining me on the broadcast, my colleague Ravish Pal Singh, joining us from Bhopal, Sneha Murdani and Sonal Mehrotra Kapoor.
रवीश, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने जो रिपोर्ट फाइल की उसमें आपने एक वैन दिखाया जिस पर जंग लगी थी, पर जिस तरह से ग्राउंड सिचुएशन है शायद कई ऐसी वैन्स हो जो जंग खा रही हो और कई ऐसे लैप्सेस लैब्स में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपने देखे हो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफडीए यानी जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स हैं मध्य प्रदेश की, उसमें कई सारी हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। सिर्फ ये मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है ये इकलौता रीज़न नहीं है कि क्यों मध्य प्रदेश में जो सैंपल्स आते हैं उसकी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा स्लो है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पर सिर्फ 3 एफडीए लैब्स हैं, भोपाल में, इंदौर में और जबलपुर में। इसकी टोटल कैपेसिटी जो है सैंपल्स कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन करने की, जांचने की, वो है तकरीबन 6000 सैंपल्स, यानी 6000 सैंपल्स कलेक्ट होते हैं हर साल। और उसमें से अगर हम देखें तो हर महीने करीब 450 से 500 के आसपास सैंपल्स कलेक्ट होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? पिछले एक साल में इस लैब, अलग अलग जो जितनी तीनों लैब्स हैं उनको मिला के देखा जाए तो करीब 6000 सैंपल तो कलेक्ट हुए, लेकिन पेंडिंग सैंपल्स कितने हैं आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं? वो है करीब 5500, यानी पूरे साल भर में ही कुल मिलाकर के 500 से 600 सैंपल भी इन्वेस्टिगेशन के आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में एक तो टेस्टिंग लैब्स कम है, एक बड़े स्टेट होने के बावजूद। दूसरी बात, ये जो टेस्ट लैब्स हैं भी तो उनमें स्टाफ की बहुत कमी है। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पाया कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इन एफडीए लैब्स के, उनमें हर जगह पे 2 से 3 से लेकर के कई जगहों पर 10-10 पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं और ये अभी से नहीं, सालों से वेकेंट है। कब भरी जाएंगी ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये सारी पोस्ट पीएससी के जरिए भरी जाती हैं। वहां पर एग्जाम होती है और एग्जाम के बाद ही इन पोस्ट को वेकेंट किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं वो बहुत ज्यादा इनफेमस है अपने डिले प्रोसीजर्स की वजह से। मध्य प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट होता है वो इतनी देरी से होता है कि यहाँ पर साल दर साल पोस्ट इसी तरीके से वेकेंट रहती है। और अब जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा एक केस सामने आया जिसमें 22 बच्चे अब तक मर गए हैं, तो उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए। अब सवाल उठने जब शुरू होते हैं और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कई लेवल की लैप्सेस सामने आती हैं। जो इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, या तो सालों से खराब पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई जगहों पर पोस्ट वेकेंट है और ऐसे में वहां पे भी काम नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात, जो सैंपल्स कलेक्ट होते हैं वो इतने दिनों के बाद यहां पहुंचते हैं कि वो सैंपल जो कुछ घंटों में या 1-2 दिन में पूरे हो जानी चाहिए जिनकी टेस्टिंग, उन सैंपल्स को लोकेशन से लैब्स तक पहुंचने में ही 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। और जाहिर सी बात है उन 3-4 दिनों में जो पहले से सैंपल्स हैं पहले उनकी टेस्टिंग होती है और ऐसे में ये सैंपल्स की टेस्टिंग धीरे धीरे करते करते इतने पीछे चली जाती है कि इनका आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई सारे लैप्सेस है। देखना अब ये है कि इतने बड़े केस के बाद सरकार क्या इसमें कुछ बदलाव करती है, सुधार करती है। Ravish also spoke to Madhya Pradesh Drug Controller Dinesh Srivastav on the delays that are being witnessed in sample testing. Listen in to what he said. क्या एडवाइजरी अब आप जारी कर रहे हैं सैंपल्स कलेक्शन के लिए जब जांच के लिए भेजे जाएंगे? क्योंकि इसमें सामने आया है कि 3 दिनों का लंबा समय लग गया डाक से यहाँ पहुँचने में सैंपल्स को। अब ये जो भी कमी रही है तो जो दोषी थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है राज्य शासन ने और उनकी विभागीय जांच उनकी की जाएगी। जहाँ तक सिस्टम के सुधार की बात है उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। सामान्य तौर पर ये रजिस्टर्ड डाक से ही सैंपल आते हैं, परंतु अब हम ये एक निर्देश जारी कर रहे हैं कि अत्यावश्यक परिस्थितियाँ जैसे इस प्रकरण में थी तो विशेष वाहक के माध्यम से उसमें रेड फ्लैग लगा के और ये तत्काल भेजे जा सकते हैं और यहाँ तत्काल हम उसको टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कोई भी भविष्य में अभी इस प्रकार का विलम्ब ना हो। सर, आपने बताया कि अभी जो लैब की कैपेसिटी है टेस्टिंग लैब्स की मध्य प्रदेश में वो है करीब 6000 सैंपल्स की सालाना। आप इसे विस्तार करने की योजना भी बना रहे हैं ताकि सैंपल्स ज़्यादा संख्या में जो है जांचे जा सकें? इसको हम अभी विस्तार करने की योजना बना रहे हैं और वर्तमान में अभी प्रदेश में 3 लैब्स हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जो कि क्रियाशील हैं। एक हमारी लैब और है जो कि ग्वालियर में है, उसको भी हम क्रियाशील करेंगे। और साथ ही ये जो 3 लैब्स हैं तो इनको भी हम विस्तार कर रहे हैं, नई मशीनरी और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की फैसिलिटी
पदों का बढ़ाना, जिससे हमारी टेस्टिंग क्षमता उस 6,000 से लेकर 25-30,000 प्रति वर्ष हम कर सकें। सर, एक सवाल ये भी आ रहा था कि स्टाफ की कमी है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है इतने बड़े प्रदेश के लिए महज करीब 80 के अराउंड ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, तो इसमें भी बढ़ोतरी की कोई योजना है सर इनकी पदों की संख्या में? अभी ये वर्तमान में 21 में ही पद स्वीकृत हुए हैं, और क्योंकि क्षमता आपकी जो टेस्ट करने की है तो उसके हिसाब से वर्तमान में पर्याप्त हैं, और जैसे ही क्षमता बढ़ेगी तो इनमें ही बढ़ोतरी होगी स्वाभाविक रूप से। And I'd like to bring in my colleague Sonal, who's also joining me in the studio. Sonal, it is frightening to see the ground reality in Madhya Pradesh, and honestly, these sort of responses don't really cut eyes, because one can only imagine if this is what is happening in Madhya Pradesh, what the state is like in other states across the country, and the kind of medicines we are giving to our children. Well, let's be very clear about something. Number one, the excellent reporting that our colleagues have been doing, it could be Ravish in Madhya Pradesh, Sharat in Jaipur, it points out something very simple, that drug regulation in India can be summed up in 3 words. It's opaque, it's complicated, it's understaffed. And this is not the first time that we've seen cases like these come up, where equipment is old, it's rusted in certain places, medical grade chemicals are not used, there is substandard of medications and the whole host of things. And remember, this is also not the first time. Public memory is short, but let's jog it a little bit. In 2020, 11 kids had died, again due to cough syrups. In 22, 70 kids died in Cambia. Again in 22, 18 kids in Uzbekistan. In fact, in Karnataka, back in 2024, there were these 34 women who went under C-sec operations, and post the operation they were given drips. That was contaminated, that was bad quality, and 5 of them died. Where am I getting at with all these figures here? That these are not accidents. This is a very clear pattern that exists in the country that we've got to address. Now, what is it that India is not doing versus what other countries do? The FDA, for example, you can't even go as much as get a piece of land to set up a factory without getting an FDA's approval. They have random checks, they have the power of legislation as well. Another example of how Europe does it, or any other developed market perhaps do it, they have regulatory agencies, they publish data, they make everything very transparent. If there is something that's getting flagged off, it goes out in public information. All of this is lacking in India, which is why these are all preventable deaths that need to be put an end to. What do we need? What is the solution here? It is not suspending one technician, it is not sort of taking away the license of one doctor, arresting somebody else. That will not solve the problem. That is just a band-aid solution. What India needs is a proper regulation. And perhaps what India needs is an FDA kind body that has the teeth, that has the power, and that has the jurisdiction to ensure that this takes place pan-India. Right now you see what's happening. The cases are happening in Madhya Pradesh, the company is in Tamil Nadu. The cases are happening in Rajasthan, the company might be in Noida or some other place. How will this complicated system work? We need one body, we need one setup that will set the tone, set the parity, and set the quality check on all these medications. And all pharma companies need to go and sort of respond to them. Not any particular babu in the state, not any particular health minister in the state as well. But all of these need to be centralized, and that's the need of the hour, which is why we've been saying from day one that all of this is band-aid solution. This will keep repeating. These are patterns if we don't address the central issue here. Oh yes, extremely scary and unfortunate at that. Let me also bring in Sneha, because Sneha, it is a complicated system. Now, fact is that when it comes to accountability, how will the states, the center fast-track the investigation to pin who is responsible, and most importantly, bring changes in the larger system to ensure that such violations, such lapses don't occur in the future? Yes, right. That's right. You know, Surisha, to begin with,
health is in the concurrent list, which means that it is dealt with both by the states and by the center, and that's where the problem actually starts to a great extent. A unified body certainly is needed, but apart from that, there are other suggestions also with the Indian Medical Association has put out that these are the problems within the system. These simple 5 changes, rather not very simple, but it's going to take fair amount of effort, but these are changes that need to be done nevertheless, is what the Indian Medical Association has said, and these will help solve the problem to a great extent. Number 1, and I'm going to take you through them: strengthening regulatory manpower and infrastructure, which I think we've stressed so much on, including with Ravish throwing light on one simple condition about the transport of these medicines from one area to the other, the delay of which obviously leads to just so many problems. Mandatory testing the contamination is what the Indian Medical Association has said. Also, establishing a robust drug recall policy and not looking the other way or saying that this is being done to malign the India, which, by the way, pretty much was the response of the Indian government when children had died in Gambia consuming medicines that were made by Maiden Pharmaceuticals. Right now, of course, we do know that the Central Drugs Authority has said or communicated to the World Health Organization that none of these medicines as of now are being sold outside of India, because India is selling many of these medicines outside, and there was a concern on that front. Strengthening pharmacovigilance and also reporting. And then, yes, risk-based inspections, license audits. How many heads are rolling? How many licenses have been cancelled? I know that Maiden Pharma, for example, and I'm talking about them, is because the government had clearly said that children had died in Gambia because of various other reasons and not because of the cough syrups. They were suspended and then they came back to business within 2 years. Similar action is going to be is required, in fact, or suspending licenses on a permanent basis. Heads should be rolling, and not just a one technician or action against one doctor who really doesn't have control over the quality of medicines. But the drug controller of Madhya Pradesh, who was in conversation with our colleague Ravish, has got some serious answering to do himself. I mean, at the end of the day, he is the person who's responsible. He is the state drug controller. What about the condition of the transport vehicles in which the medicines are taken? What about regulatory checks? These are questions that have to be answered. Absolutely. Sneha, I want to thank you and Sonal and Ravish for, of course, joining us on the broadcast. As